Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 4 अप्रैल 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। ना हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है थाईलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो राइट टू प्राइवेसी है ये काफ़ी सुरक्षित हिस्सा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि नीचे आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का संकेत देता है, इस वाले स्टेटमेंट का संकेत देता है जो मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजंस अंडर द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन पार्ट नंबर 4, या ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट नंबर 3, या ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजंस अंडर द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कह सकते हो। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल लगातार तीनों दिनों इसका डिस्कशन हुआ है। कई सारे आर्टिकल्स आप देख पाओगे, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स क्यों ना हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस क्यों ना हो, इवन चाहे वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्यों ना हो, सभी जगह पर नितिन गडकरी जी का जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से वायरल हो चुका है। यहाँ पे हम जानेंगे क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है कि जो कोई गाड़ी है, देखिए जैसे कि आज अगर कोई गाड़ी इंडिया में चल रही है पेट्रोल या डीजल के बेसिस पर चल रही है, और ऐसी करोड़ों गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, तो क्या कोई समय आ सकता है भारत में कोई भी पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स ना हो? इस चीज़ को लेकर यहाँ पर नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट क्या है, ज़रा वो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है, क्या भारत में 100% बंद हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स? यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा गहराई से समझना हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ फैक्चुअल डेटा भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो होता यह है कि दोस्तों यहाँ पर इनसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, इनका मेन एक एम्बिशन है कि इंडिया को एक ग्रीन इकॉनमी बनाना। और ग्रीन इकॉनमी बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, यानी पोल्यूशन को कंट्रोल करना। और आज भी जो प्रदूषण हो रहा है उसमें एक जो वन ऑफ द मेजर सोर्स आ रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। इतनी सारी गाड़ी मोटर, पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। जिस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बोला गया नितिन गडकरी साहब जी के थ्रू कि हम चाहते हैं जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उसके ऊपर जीएसटी को कम किया जाए, ताकि देश में हाइब्रिड व्हीकल्स को लोग ज़्यादा अपनाएं, और जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां हैं इनको कंप्लीटली हम ख़त्म कर दें। जो ये 36 करोड़ से ज़्यादा ये गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल वाली, इनको कंप्लीटली अपने देश से समाप्त कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि हाइब्रिड व्हीकल्स को अपनाने की बात की गई है, तो होते क्या हैं हाइब्रिड व्हीकल्स? तो दोस्तों एक ऐसा व्हीकल है जिसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी प्लस फ्यूल का भी, तो उसको हम लोग हाइब्रिड व्हीकल बोलते हैं। गडकरी साहब ये बोलते हैं कि 100%, 100% ये चीज़ पॉसिबल है अगर हम थोड़ा सा अपने विजन को बड़ा करें तो। इनका कहना यह है कि हाँ, ये कठिन ज़रूर है, डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और यही विजन है इनका, खुद इन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर मेंशन किया। इन्होंने यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बोला कि जो इंडिया है वो जो हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर तेल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है,
तो मेजोरिटी ऑफ तेल हम अलग अलग देशों से परचेज कर रहे हैं, कच्चा तेल परचेज कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपया हम उन देशों को देते हैं, तब जाकर तेल को इंपोर्ट करते हैं। ना जब हम ये सब टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर यूज़ करना शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा, तेल की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो हमारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है इन अलग देशों के ऊपर में, वो कम हो जाएगी। प्लस ये जो 16 लाख करोड़ रुपया है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बच जाएगा। इस मनी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मर्स की लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, विलेजेस में डेवलपमेंट के ऊपर में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर में फोकस किया जा सकेगा। फिर गडकरी साहब ने यहाँ पर ये बोला कि ये जो टारगेट है ना, मतलब टारगेट कह रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर पूरा मिशन है, इसका कोई अभी टारगेट सेट नहीं है कि हाँ इतने समय तक या इतने साल तक ये काम हो पाएगा। हाँ, लेकिन डेफिनेटली ये काम हो सकता है अगर हमारा विजन बड़ा है तो। और इसी बेसिस पर इन्होंने यहाँ पर ये प्रपोजल दिया कि भाई जो हाइब्रिड व्हीकल्स है उस पर जीएसटी कम करो, 5% के आसपास पहुँचाओ। बाकी यहाँ पर जो फ्लेक्स इंजन्स है उस पर भी जीएसटी कम करो। अब हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लेक्स इंजन्स बेसिकली वो वाले इंजन जिसमें आप गैसोलीन के साथ साथ जो कह सकते हो इथानॉल होता है उसका ज़्यादा उपयोग कर सको, इथानॉल पर वो चल सके। अब इथानॉल जो बन रहा है दोस्तों, वो भी आपको पता है, गन्ना हो गया, कॉर्न हो गया, मक्का हो गया, उन सब चीज़ों से यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकती है। इससे फ्यूल इंपोर्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर इनका कहना ये भी है कि जो हमारा देश है वो ये जो फ्यूल का इंपोर्ट कर रहा है इसको हम कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें अपने बायोफ्यूल्स को ज़्यादा प्रमोट करना होगा। बायोफ्यूल्स बेसिकली जो हमारे नेचुरल फ्यूल्स है, जो कि गन्ने से या मक्के वगैरह से बनाया जा रहा है। और इस स्टेटमेंट्स के बेसिस पर जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया है गडकरी जी के विजन का कि हाँ, हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया अभी भी काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी के ऊपर में। आज भी जो एनर्जी जनरेट हो रही है तेल जलाकर, कोयला जलाकर, इस प्रकार से एनर्जी जनरेट हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा तेल मंगाया जाता है, डीजल मंगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर इसको चेंज करना ज़रूरी है। और यहाँ पे हमें अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ कुछ दूसरे नए ऑप्शंस को लाना भी ज़रूरी है, ताकि इस प्रकार के क्लाइमेट क्राइसिस से हम निपट सकें और जो फुल्ली जो डिपेंडेंस है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। इस चीज़ को लेकर गडकरी साहब 2004 से यहाँ पर बार बार सरकारों को पिच करते हुए आए हैं कि भाई हमें कुछ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स चाहिए और ये फ्यूल्स हमें लाने होंगे। और जैसे मैंने बोला, प्रोसेस डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो आने वाला समय, आने वाले कुछ 8 से 10 साल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेक्टर में। जो आने वाला एरा है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव जो फ्यूल्स हैं ऑलरेडी इनकी मांग इतनी बढ़ चुकी है, इनका प्रोडक्शन का प्रोसेस आ चुका है, तो धीरे धीरे सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आएगी। गडकरी साहब ने बोला कि इवन सिचुएशन बेहतर हो रही है, क्योंकि जब आप कंपनीज़ की बात करोगे, बजाज, टीवीएस, हीरो कंपनीज़ को आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ये इस प्रकार की मोटरसाइकिल्स को तैयार कर रहे हैं जिसमें फ्लेक्स इंजन लगे हुए हैं। ऑटो रिक्शा तैयार किए जा रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर आप इथानॉल के बेसिस पर अपनी गाड़ी को चला पाओगे। ठीक है, और इतने नहीं दोस्तों, अभी यहाँ पर कार आपको हाइड्रोजन के बेसिस पर तैयार कार देखने को मिलेगी। गडकरी साहब बोलते हैं कि मैं उस कार में घूमा जो हाइड्रोजन पर चल रही है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि यही एक इम्पॉर्टेंट फ्यूचर है जो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी तेज़ी से बदल सकता है। इवन टाटा और अशोक लेलैंड के जो ट्रक्स आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर नए ट्रक इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में। ऐसे ट्रक आ चुके हैं जिसको डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाइड्रोजन पर चलेगा वो। ऐसे ट्रक जो एलएनजी सीएनजी पर चलेगा। और लगभग 350 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हमारे देश भर में आपको देखने को मिल जाती हैं बायो सीएनजी की। तो ये एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति धीरे धीरे यहाँ पर आती चली जा रही है। ये फ्यूल इंपोर्ट आने वाले समय पर ख़त्म होगा। इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। इसमें हमारे मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा विश्वास देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें मेंशन की गई हैं। चलिए आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। हमारे अखबार में ये टॉपिक है जिसको आप जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर पाओगे। मैं कहूँगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है जीरो एफआईआर के बारे में। आपने एफआईआर सुना होगा भाई कि कंप्लेंट करवानी है पुलिस के पास में, आप जाके एफआईआर करवाते हो ना। उस एफआईआर में ही एक प्रकार आता है जीरो एफआईआर। थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा एग्जैक्टली पूरा मैटर क्या है। मैं आपको पहले न्यूज़ समझाता हूँ, फिर पूरा मामला क्या है वो समझाता हूँ।
हाल ही में पुलिस ने एक 0 एफआईआर का जो केस है वो यहाँ पे रजिस्टर किया है फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के अगेंस्ट में, तेलंगाना के जो पूर्व मंत्री हैं उनके खिलाफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके मतलब कुछ ऑब्जेक्शनल कमेंट्स थे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को लेकर, जिस बेसिस पर उनके खिलाफ 0 एफआईआर को दर्ज किया गया। सवाल यह है कि ये कुछ पूछा जाएगा? भाई ये कहीं नहीं पूछा जाएगा। ये जो आपका न्यूज़ है ना, ये एक सोर्स है कि हाँ भाई ये चीज़ चर्चा में है। अब फटाफट इस न्यूज़ को अपने स्टैटिक पोर्शन सिलेबस से लिंक करो। तो पॉलिटी के एस्पेक्ट्स अगर आप देखोगे तो आपने पता होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है 0 एफआईआर, वो है क्या, कैसे काम करती है। तो दोस्तों जब बात करते हैं एफआईआर की तो उसको बोला जाता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब होता क्या एग्जैक्टली, जैसे मान लो आपके एरिया में आपके साथ में यहाँ पर कुछ गलत होता है तो आप यहाँ पे जाके कंप्लेंट करवाओगे, पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाओगे, है ना, उस पूरे इशू का। अब 0 एफआईआर में चीज़ थोड़ी अलग हो जाती है। कहने का मतलब है कि भाई आप जिस एरिया में रह रहे हो वहीं पे आपके साथ में कुछ हुआ, आपने एफआईआर दर्ज करवाया, तो वहाँ की जो पुलिस है ना, उस पुलिस के पास में आपके एरिया का ज्यूरिसडिक्शन है, पावर्स हैं, तो वो एफआईआर लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? लेकिन सपोज यहाँ पे आप दूसरी जगह पर हो, जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर नहीं, आप कहीं और पर हो एग्जैक्टली, ठीक है, फिर आपने ये रजिस्टर करवाना है एफआईआर, तो वहां पर भी आप एफआईआर रजिस्टर करवाओगे, लेकिन वो जो एफआईआर होगा वो 0 एफआईआर होगा। कहने का मतलब है ये भी एफआईआर ही है जैसा होता है, लेकिन यहां पे अगर आप कह सकते हो कि जो लोकेशन है उसका इशू खत्म हो जाएगा। जो पुलिस है, मान लो यहां पर जो पुलिस है वो एक इस केस के अंदर में आप कह सकते हैं वो एफआईआर लिखने से मना नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा वो ये कह दे कि ये एरिया हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं है, हम यहाँ पर एफआईआर नहीं लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एफआईआर लिखेंगे उस एरिया में भी, और एफआईआर लिखने के बाद में उसको ट्रांसफर कर देंगे आपके वाले एरिया में दूसरे वाले पुलिस स्टेशन में, है ना। जिस केस को लेकर एग्जैक्टली जिस पुलिस स्टेशन के पास में पावर है उसको यहाँ पर वो केस ट्रांसफर भी कर देंगे, यानी एफआईआर लिखा जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा पुलिस स्टेशन के पास में जिसके पास में एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन है उस एरिया का। इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो सकेगा, इंस्टेंट काम हो जाएगा, तुरंत, इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपने इधर से उधर जाने का। समझ गए? तो ये 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट दोस्तों लाया गया था जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। ये कमेटी 2012 में जब वो निर्भया गैंगरेप का केस हुआ था उसके बाद यहाँ पर तैयार की गई। अब दोस्तों यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य यह है कि जो विक्टिम है, जो एक कह सकते हो कि पीड़ित इंसान है जिसके साथ में अपराध हुआ है, उसको इधर से उधर भागने की जरूरत ना पड़े इस कंप्लेंट को रजिस्टर करवाने के लिए। इस प्रोविजन से सीधा सीधा उसको तेजी से यह न्याय मिल सकेगा। किसी भी एरिया में है वो तुरंत यहाँ पे एक्शन ले सकेगा इस 0 एफआईआर को फाइल करवा कर। चलिए अब 0 एफआईआर को साइड में रख देते हैं, थोड़ा जान लेते हैं एफआईआर के बारे में। ये एफआईआर क्या होता है? यह है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उस पर आप किसी चीज़ का मतलब कोई एग्रीव्ड पर्सन है, दुखी है, किसी के साथ में कुछ अपराध हुआ है, तो जो पीड़ित है वो जाकर यहाँ पे एफआईआर लिखवाता है और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो इस एफआईआर को लिखे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे किसी नियम के अंदर में या लॉ में एफआईआर के बारे में जिक्र किया गया है? नहीं, हमारा इंडियन पिनल कोड या सीआरपीसी कहीं पर भी दोस्तों इसके बारे में डिफाइन नहीं किया गया है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, यहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है जब हम बोल रहे हैं पुलिस रेगुलेशंस के बारे में या रूल्स के नियमों के बारे में, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 154 में प्रेजेंट है उसी को यहाँ पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। एफआईआर कहीं पर भी क्लियरली डिफाइन नहीं है, बट छिपकर यहाँ पर इस तरीके से आपको ये डेफिनेशन देखने को मिलेगा कि भाई जो भी पुलिस रेगुलेशन है या कोई भी नियम है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारा सीआरपीसी के सेक्शन 154 में प्रेजेंट है वो यहाँ पर एफआईआर कहलाएगा। बस इतना सा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आएगा कि सर हम इसको 0 एफआईआर ही क्यों बोलते हैं? उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई, ये वाली एफआईआर आप कहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हो? ये बेसिकली आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो। भले ही यहाँ पर वो जो क्राइम हुआ है आपके साथ में, वो क्राइम का ज्यूरिसडिक्शन उस पुलिस स्टेशन के अंडर में है या नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर उसको रजिस्टर करवा पाओगे उस ऑफेंस को। बट होगा क्या कि पहले वो रजिस्टर कर लेंगे, धीरे धीरे वो देखेंगे भाई कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर में वो जो ऑफेंस है उसको लेकर ज्यूरिसडिक्शन है, कौन से पुलिस स्टेशन के पास में पावर्स हैं वो देखने के लिए, तो बाद में वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
लेकिन क्योंकि जीरो एफआईआर जब स्टार्टिंग में आप कहीं पर भी रजिस्टर करवा दोगे तो इससे दोस्तों होगा क्या, जो उसका सीरियल नंबर एसआर नंबर होता है ना, स्पेशली वो कोई नंबर दिया नहीं जाएगा। ठीक है, जब इसको पूरी तरह से ट्रांसफर कर देंगे भैया उस पुलिस स्टेशन के पास में जिसके पास में ज्यूरिसडिक्शन है इस वाले केस को हैंडल करने के लिए, तब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में वो एफआईआर रजिस्टर्ड होगा, एसआर नंबर मिलेगा, तब जाके नंबर दिया जाएगा। तो ठीक है, स्टार्टिंग में जो आप रजिस्टर करते हो तो उस पर कोई नंबर नहीं है, इस वजह से इसको हम जीरो एफआईआर के नाम से जानते हैं, लेकिन रजिस्टर होने के बाद में उसको एक एसआर नंबर दे दिया जाता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा ये न्यूज़ आर्टिकल, इस न्यूज़ आर्टिकल में कितनी सारी डिटेल्स प्रेजेंट थी, वो सारा का सारा पीछे का बैकग्राउंड डेटा, वो सब दोस्तों यहाँ पे आपको कंपाइल करके दिया जाता है एक पीडीएफ में, एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह भी आप आराम से निकलवा सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, इस ग्रुप में आपका सारा कंटेंट सिक्योर हो जाता है ना। और तीसरी बात, ये जो पीडीएफ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर तो है, जैसे कि आपको पीडीएफ स्टोर करने वगैरह की दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, भाई कहाँ से करें कैसे करें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इस ग्रुप में सारा कॉन्टेंट आपको डेट वाइज मिलेगा। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं यहाँ पर। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने रुपए में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों जैसे मैंने बोला कि गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा, आपको खुद फील होगा, लेकिन क्या होगा, बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है और उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, प्लीज़ आप इसको यहाँ पर अचीव करवा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो ये टॉपिक हुआ हमारा समाप्त। अगला टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का है, तो इसमें हिंदू न्यूज़पेपर के जो रेलिवेंट टॉपिक्स है वो तो है ही, उसके अलावा पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस जो आपके मेजर सोर्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं, तो इधर उधर भागने की ज़रूरत आपको पड़ती ही नहीं है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर में प्रोवाइड करवा दी जाती है। ये आप देख पाओगे सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है, तो आप पता होगा आपको पीआईबी पे सारा ऑथेंटिक डेटा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रिलाई करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बताया है कि आने वाले कुछ महीने जो हैं खतरनाक होने वाले हैं। अप्रैल मई जून ये 3 महीने अगर आप देखोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पहुंचने वाला है। एक प्रिडिक्शन के तौर पर हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया, आईएमडी ने बताया। आईएमडी क्या है, भारत का मौसम विभाग, इन्होंने ये कुछ बातें बताई हैं, और ये टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। इसको लेकर आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनर सेक्शन पर टॉपिक भी है हीट वेव्स के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन अभी क्या पढ़ना है आपको, अगर आप इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से देख लोगे तो पता ये चलता है कि आपने एग्जाम के लिए आईएमडी के बारे में पढ़ना है। ये डिपार्टमेंट है क्या जो इस तरीके के बड़े बड़े प्रेडिक्शंस कर सकता है। फिर दूसरी चीज़ आपने पढ़नी होगी हीट वेव के बारे में, गर्मी अगर बढ़ रही है या बढ़ेगी आगे तो वो क्यों बढ़ेगी, कौन से एरियाज़ में बढ़ेगी, ये रीज़न पता होना चाहिए। बस फिर आपका टॉपिक हो जाएगा समाप्त। चलिए पहले हम बात करेंगे इस डिपार्टमेंट के बारे में कि आखिरकार ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है क्या और कैसे काम करता है। न्यूज़ में आपको बता ही चुका हूँ कि भैया अप्रैल मई जून महीना काफ़ी गर्म होने वाला है, हॉट वेदर होने वाला है। तो आईएमडी नाम की जो बॉडी है इसको बनाया गया था 1875 यानी 1875 में एज अ नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री के तौर पर। इसका मेन काम क्या था, जो वेदर है उसका एनालिसिस करना। और ध्यान रखिएगा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी हैं वो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संगठन को हेड करने का काम करते हैं। और इसी आईएमडी के अपने आप में 6 अलग अलग रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं देश भर में। कहाँ कहाँ पर, हर एक सेंटर पहली बात ध्यान रखना है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के अंडर में आता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। बाकी यहाँ पर चेन्नई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, गुवाहाटी, ये सारे अलग अलग रीजन्स हैं जहाँ पर इसके सेंटर्स आपको नजर आएंगे। सवाल यह है कि इसका मेन काम क्या है। इस आईएमडी का मेन काम है बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्पेशली वेदर से रिलेटेड वो प्रोवाइड करवाना। कभी आपने देखा होगा भाई, बहुत जब कोई साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में, तो पहले से खबर आने लगती है ना
कि भाई 2 दिन बाद चक्रवात आने वाला है, ये चक्रवात बन गया है, टकराने वाला है एरिया में। इंफॉर्मेशन देता कौन है? यही इंटरनेशनल, सॉरी बार बार इंटरनेशनल निकल रहा है, यही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD देता है। कहीं पर डस्ट स्टॉर्म आने वाला है, बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, हीट वेव्स, गर्मी बहुत भयंकर पड़ेगी, ठंड बहुत भयंकर पड़ेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले पता चलती हैं, ये सब ये IMD देता है वेदर को एनालाइज करके। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। दूसरी चीज़, अब आता है सबसे मेन पॉइंट। ये जो IMD है कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में आता है। ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर बता ही चुका हूँ, न्यू दिल्ली में है, और बाकी इसके छोटे छोटे अलग अलग ऑफिस आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर कवर की है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। बाकी यहाँ पर इसके छोटे छोटे अलग अलग सेंटर्स हैं। सेंटर्स मैंने आपको ये बता दिए हैं, 6 जगह पर है। चलिए आगे आते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक द हिंदू का ही है। द हिंदू बिजनेस लाइन, एक दोनों मतलब दोनों ही पार्टनरशिप के बेसिस पर काम करते हैं। ये टॉपिक GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक नई चीज़ को दर्शाया है। होता यह है कि पहले ये जानो सेबी है क्या। जो हमारा स्टॉक मार्केट है ना, तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है, दैट इज सेबी। इन्होंने यहाँ पर एक नया नियम स्कोर्स 2.0 को सबके सामने रख दिया है। और इस नए नियम के तहत क्या होगा, जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, जो पैसा निवेश कर रहा है कंपनी के अंदर में, उसकी प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकेगा। तो समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, स्कोर्स 2.0 हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? तो सेबी के थ्रू लॉन्च किया हुआ एक नया वर्जन है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जो इन्वेस्टर, जो निवेशक है, उसकी कोई तकलीफ है, उसकी कोई कंप्लेंट है, तो उसकी कंप्लेंट की यहाँ पे सुनवाई की जाएगी। अब पहली चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्कोर्स 2.0 लिखा हुआ है। कहने का मतलब है ये दूसरा पार्ट है। तो इससे पहले स्कोर्स नाम की कोई ऑलरेडी चीज़ आ चुकी है। हाँ बिल्कुल। तो स्कोर्स क्या है पहले वो जानते हैं। तो एक वेब बेस्ड, यानी एक वेबसाइट है, आपको देखने को मिलेगा, एक पोर्टल आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जिस पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया था 2011 के अंदर में। और इसी पोर्टल पर क्या होता है, जो हमारे इन्वेस्टर है, जो हमारे निवेशक हैं, उनको अगर कोई कंप्लेंट है तो उनकी कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर करवाई जा सकती है। वो ऑनलाइन दोस्तों यहाँ पर अपनी कंप्लेंट्स को मेंशन कर सकते हैं और उनकी कंप्लेंट्स जो है वो पूरी तरह से सुनाई जाएंगी, सुनवाई होगी उसकी, और उसका एक उपाय भी निकाल कर दिया जाएगा। तो इससे क्या है, यहाँ पर जो मार्केट है उसमें यहाँ पर एक हार्मनी सी बनी रहेगी। जो मार्केट के अंदर कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है दोस्तों, उनको यहाँ पर कंप्लेंट रिसीव करनी होगी इन्वेस्टर्स से, है ना। और उन कंप्लेंट्स को रिसीव करने के बाद, समझने के बाद में, और उस कंप्लेंट को सुलझाना होगा। इसके लिए यहाँ पर स्कोर्स नाम का जो ये प्लेटफॉर्म है वो रेडी किया गया था। अब मान लो यहाँ पर कोई निवेशक ऐसा है जिसको स्कोर के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, उसके पास में एक्सेस नहीं है कंप्लेंट्स लॉन्च करने का, तो वो सेबी के जो ऑफिस है, किसी भी ऑफिस में जाएगा, फिजिकल फॉर्म में भी ये कंप्लेंट दर्ज करवा पाएगा। फिर वो सेबी का ऑफिस खुद जाके उस कंप्लेंट को ऑनलाइन उस वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। तो ये प्रोसेस अभी तक चला करता था। अब सवाल यह है कि किस प्रकार की कंप्लेंट। भाई कोई भी कंप्लेंट आप इस वेबसाइट पर लागू कर सकते हो, लॉन्च करवा सकते हो, बट आपका जो इशू है वो सेबी एक्ट के अंदर में, या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर इस कानून के अंदर में आपकी कोई कंप्लेंट है तब तो जाकर आप इसको आराम से लॉन्च करवा पाओगे इस कोर्स में। ठीक है। अब दोस्तों कई सारी कंपनियां हैं जिसके तहत यहाँ पर कह सकते हो जो कंप्लेंट्स है वो मतलब हैंडल करवाई जाएंगी। सिंपल सी बात है। मतलब भाई कई सारी कंपनियां हैं, कई सारे बॉडीज आपको देखने को मिलेंगे जो कंप्लेंट्स को हैंडल करेंगे। जैसे आपकी लिस्टेड कंपनी हो गई, ब्रोकर्स हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये सब वो कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी, वो सब बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी जिसके तहत कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा सेबी। समझ गए। तो ये तो हो गया स्कोर्स की बात। अब जो स्कोर्स 2.0 लेकर आया गया है, इसके क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों यहां पर बोला जा रहा है कि जैसे स्कोर्स नाम का पुराना वाला प्लेटफॉर्म था, ये पुराने वाले वेबसाइट पर कंप्लेंट को सॉल्व करने में, एक इंसान की दिक्कत को खत्म करने में समय ज्यादा लग रहा था, तो उसी टाइम को कम कर दिया गया है। भाई जो भी कंप्लेंट्स डाली जा रही है इन्वेस्टर के थ्रू, वो जल्द से जल्द कुछ ही दिनों के अंदर सॉल्व कर दी जाए। इस प्रकार का प्रोसेस को यहाँ पर इसमें ऐड किया गया, जिसको नाम स्कोर्स 2.0 का दिया गया। तो 21 दिन के अंदर अंदर जब ये कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है, तो 21 दिन के अंदर अंदर इसका सुलझाव करवाना।
ये चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है, जिससे टाइम लैप्स खत्म होगा, कंप्लेंट तुरंत रजिस्टर होंगी, तुरंत यहाँ पर सॉल्व होगी, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, समझ गए? तो बस इसमें ये एक एडिशन है स्कोर 2.0 के अंदर में। और स्कोर 2.0 के अंदर में अगर आप देखोगे तो इसको हम पहले जो नोवाई कस्टमर रजिस्ट्रेशन एजेंसी डेटाबेस है उसके साथ में भी इंटीग्रेट करेंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से जो इन्वेस्टर हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो सके। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारा एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली आप इसको अपने जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। डाउन टू अर्थ का टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हुए नजर आते हैं। हुआ क्या है, क्या नेचुरल गैस एक्चुअली में कोयले से ज़्यादा क्लीन है या नहीं है, उसको लेकर एक आर्टिकल प्रेजेंट है। आओ हम थोड़ा समझते हैं, डिटेल से जानेंगे। लेकिन यहीं पर एक टर्म भी आपको जानने को मिलेगी जिसका नाम है ब्रिज फ्यूल। होता यह है कि यहाँ पर न्यूज़ यह है, जो हमारा नेचुरल गैस है दोस्तों, कई सारे कंट्रीज़ के अंदर में कई सारे ऐसे देश जो अपने कोयले के ऊपर से या कच्चे तेल के ऊपर से निर्भरता को ख़त्म कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, नेचुरल गैस की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो उनके लिए, कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर ये नेचुरल गैस को टर्म दिया है ब्रिज फ्यूल। ठीक है, उन देशों के लिए ब्रिज फ्यूल यहाँ पर टर्म दिया है जो देश कोयले वगैरह से हटकर नेचुरल गैस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ब्रिज फ्यूल क्या है। तो ब्रिज फ्यूल यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया जा रहा है स्पेशली नेचुरल गैस के लिए या ऐसे सोर्स के लिए जिससे यहाँ पर पोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो गोल है ना, ये इस ब्रिज फ्यूल को इस्तेमाल करने का वो क्या है, वो हमारा सिंपल सा मेन मकसद क्या है भाई, जो ब्रिज फ्यूल है या नेचुरल गैस हम क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेस हैं उसको रिप्लेस कर सकें। भाई कोयले से आज एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो कोयले को यहाँ पर हमें रोकना होगा, पोल्यूशन कंट्रोल हो सकेगा। कच्चे तेल को यहाँ कंट्रोल करना होगा, तो इनके ऊपर से निर्भरता खत्म हो, इसीलिए यहाँ पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे हैं। यही तो गोल है नेचुरल गैस का इस्तेमाल करने का, ये आपको समझ में आ गया। कई सारे लोग यहाँ पर नेचुरल गैस को एज अ ब्रिज फ्यूल तो देखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पोल्यूशन कम पैदा करता है। कोयले को जलाओगे तो उससे प्रदूषण बहुत होगा, नेचुरल गैस से आपका प्रदूषण होगा लेकिन उनके कंपैरिजन में फिर भी कम होगा, लेकिन एनर्जी आपको मिलेगी। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल आपके प्रोसेस में पोल्यूशन कम होने लगेगा। चलो ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ये नेचुरल गैस है क्या, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कहाँ पे यूज़ होता है ये गैस? तो नेचुरल गैस आपका एक फॉसिल फ्यूल ही है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। बेसिकली ये गैसेस, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है नेचुरल गैस, जिसमें कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो नेचुरल गैस एक ऐसा गैस है जो कलरलेस है, ओडरलेस है, जिसके अंदर में 70 से 90% मीथेन प्रेजेंट होता है। बाकी दूसरे अगर आप देखोगे इथेन प्रेजेंट होता है, प्रोपेन भी प्रेजेंट होता है, ये सारे इसके दूसरे कंपोनेंट्स हैं। इसमें कुछ इंप्योरिटीज़ भी आपको नजर आएंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, ये कुछ इंप्योरिटीज़, गंदगी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर ये नेचुरल गैस जब हम इतना बार डिस्कस कर रहे हैं तो बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसके फॉर्मेशन को दोस्तों एक बहुत लंबा समय लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज से लगभग 300-400 मिलियन साल पहले छोटे छोटे जो समुद्र के अंदर पौधे और दूसरे दूसरे यहाँ पर प्लांट के जो वैरायटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। कई सारे एनिमल्स आपको नजर आएंगे उस समय पर, वो सब खत्म भी हुए, धीरे धीरे मरे। मरने के बाद में वहीं पर जो ओशन का फ्लोर था, हमारा समुद्र का जो सतह था, वहीं पर वो दफन हो गए धीरे धीरे समय के साथ में। उन एनिमल्स के ऊपर में धीरे धीरे मिट्टी जमती चली गई, सिल्ट जमती चली गई, तो वो ऐसे ही दबते चले गए। एनिमल्स खत्म हुए, दबते चले गए, खत्म हुए, दबते चले गए। और ऐसे दोस्तों साल ब साल मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसे ही निकल गए, वो लंबे समय से दबे रहे उसके नीचे। लगातार हीट प्रेशर यहाँ पर चलता रहा, और हीट प्रेशर की वजह से दोस्तों यहाँ पर वो जो रिमेन्स बचे हुए थे, जो फॉसिल्स बचे हुए थे यहाँ पर, उन सबके वो ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आज जैसे हम यहाँ पर खुदाई करने के बाद में, है ना, जगह जगह पर ऑयल निकाल रहे होते हैं, नेचुरल गैस निकाल रहे होते हैं, वो हमें इसी तरीके से मिला है। अलग अलग प्लांट्स स्पीशीज़, एनिमल्स की स्पीशीज़ से, जो कि 300 से 400 मिलियन पहले ख़त्म हुआ, और धीरे धीरे करके यहाँ पर उसके ऊपर में जो वो दफन होते चले गए, और ऐसे ही साइकिल चलती चली गई। अब सवाल यह है कि जो नेचुरल गैस हम इतनी कठिनाई से ले रहे हैं, इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं?
तो दोस्तों नेचुरल गैस कभी भी अपने पूरे प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं की जाती, इस पहले इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और प्रोसेसिंग करने के बाद में इसको एक क्लीनर फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, तब ये साफ सुथरा होता है। देन उसके बाद में आप इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जब प्रोसेसिंग करते हैं, जब नेचुरल गैस को साफ कर रहे होते हैं, तो इसमें से कई सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें से प्रोड्यूस होती हुई नजर आती हैं। अब सवाल यह है, नेचुरल गैस जो हमारे पास में प्रोसेसिंग करने के बाद में निकल कर आई, इसका यूज़ हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, हीट के पर्पज़ से कर सकते हैं। नेचुरल गैस आज के समय पर कंप्रेस्ड फॉर्म में भी यूज़ की जाती है व्हीकल्स के अंदर में, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, वो नेचुरल गैस ही है दोस्तों। समझ गए? क्लियर हो गया? तो फॉसिल फ्यूल का एक इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव नज़र आएगा। प्लस इसी नेचुरल गैस का हम यूज़ कर सकते हैं अपने बॉयलर्स के लिए एज अ फ्यूल के तौर पर, एयर कंडीशनर्स के अंदर में, है ना। इसका यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, स्पेशली जो अमोनिया होता है वो बनाने के लिए, जिसका हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने बोला, एक क्लीन एनर्जी है ना। बाकी यहाँ पर कोयले वगैरह से ये कम पोल्यूशन पैदा करेगी, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी कम असर होता हुआ नजर आएगा। तो ये बात होती है नेचुरल गैस की। क्लियर? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है, द हिंदू में। बात हो रही है एक मिसाइल के बारे में, जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी और जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप जोड़ लेना। तो यूक्रेन ने अभी एक स्टेटमेंट दिया। यूक्रेन ने ये बोला है कि जो रशिया है, रशिया ने 5 जिरकॉन मिसाइल यूक्रेन में दागे हैं साल 2024 में। कहोगे ये इतनी बड़ी बात क्यों हुई? बात इतनी बड़ी इसलिए हुई क्योंकि जिरकॉन मिसाइल अपने आप में दुनिया का एक बहुत बड़ा खतरा है, ये दाग दिए, ऐसा यहाँ पर यूक्रेन का स्टेटमेंट है। और ऐसे कई सारे और भी अटैक हुए हैं जिसमें बड़े बड़े रशिया के जो मिसाइल से उसका यूज़ किया गया है। अब एग्जाम में के लिए आप कहोगे यहाँ पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत थी, क्यों आपने ये आर्टिकल पढ़ाया है? देखो, आर्टिकल हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जिरकॉन मिसाइल के बारे में जान सकें। जिरकॉन मिसाइल में एक हाइपरसोनिक फीचर होता है, वो यहाँ पर जान सकें। स्कैमजेट के बारे में जान सकें। बहुत डिटेल्स इसमें प्रोवाइडेड है दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है डेली बेसिस पे। तो न्यूज़ क्या है? रशिया ने 5 जिरकॉन मिसाइल्स दाग दिए यूक्रेन के ऊपर में, ऐसा यहाँ पर यूक्रेन का कहना है। प्लस जिरकॉन मिसाइल के साथ साथ रशिया ने 11 किंजल मिसाइल्स भी दागे हैं। यह भी एक हाइपरसोनिक वेपन है जो साउंड की स्पीड होती है, यानी कि कह सकते हो जो हमारा साउंड है ना, ध्वनि की जो स्पीड है उसकी गति से 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलता है ये हमारा किंजल मिसाइल। तो रशिया ने ये वाले मिसाइल भी दागे हैं, ऐसा यूक्रेन का कहना है। अब दागे नहीं दागे उसको हटाएं साइड में और बेसिक चीज़ों पर जाने। पहले हम ये समझेंगे ये हाइपरसोनिक वेपन है क्या, क्योंकि दोस्तों चाहे जिरकॉन मिसाइल हो चाहे वो किंजल मिसाइल हो, दोनों के दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। तो सवाल सबसे पहला हमारे सामने, हाइपरसोनिक हथियार कौन से होते हैं? हाइपरसोनिक हथियार वो होते हैं या ऐसे मिसाइल होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, नीचे स्तर पर उड़ते चले जाएंगे। ऐसे डिज़ाइन करे जाते हैं कि हम इनका रास्ता जो पाथ है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बाकी सारे मिसाइल में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार छोड़ दिया टारगेट सेट करके तो ठीक है। इसमें यहाँ पर चीज़ें आप जो डेस्टिनेशंस हैं, है ना, उसके हिसाब से इसका जो रास्ता है वो आप चेंज कर सकते हो। अब बात यही, जो टर्म हाइपरसोनिक है कहाँ से लिया गया है? हाइपरसोनिक मतलब यहाँ पर दोस्तों ये जो स्पीड है साउंड की उससे 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, या अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो कि जो हमारी ये मिसाइल्स हैं उनका जो रेंज है बेसिकली वो 1220 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है हाइपरसोनिक मिसाइल्स कौन सी होती हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल्स होती हैं जिनकी स्पीड, जिनकी गति हमारी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा हो। दूसरी तरफ यहाँ पर होती है एक प्रकार की सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल में भी यहाँ पर जो स्पीड होती है वो 1 माक से लेकर 5 माक के आसपास होती है, ध्यान रखिएगा, यानी कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा ही है फिर भी। फिर उसके बाद में ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं वो ऑलरेडी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स में आपको प्रकार भी देखने को मिलेंगे, एक होती है ग्लाइड व्हीकल और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल्स। तो 2 इसके अलग अलग प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। सवाल यह है कि आज के समय पर कौन कौन से देश प्रेजेंट हैं हमारे दुनिया में जिनके पास में अपनी खुद के हाइपरसोनिक हथियार हैं? तो उसमें आता है अमेरिका, चाइना, रशिया। इनके पास में एडवांस कैपेबिलिटीज़ के साथ में दोस्तों ये हाइपरसोनिक वेपन्स नज़र आते हैं।
प्लस कुछ और कंट्रीज़ भी आपको नज़र आएंगी जो कि इस टेक्नोलॉजी में लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं। वो है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। ये भी लगातार पैसा लगा रही हैं इस मिसाइल को डेवलप करने में। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया है कि उन्होंने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। तो ये कुछ देश हैं दुनिया में जिनके पास में ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है। क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं क्योंकि कुछ चुनिंदा देश हैं। अब भारत और हाइपरसोनिक वाले हथियारों का क्या कनेक्शन है, ज़रा ये भी जान लेते हैं। तो इंडिया दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रकार के वेपन को रेडी करेगा। 2020 में इंडिया ने सक्सेसफुली एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल को टेस्ट किया था, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ किया गया था। स्क्रैमजेट इंजन में बेसिकली जो हवा होती है, जो एयर होती है, उसका यूज़ करके अपनी स्पीड को बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये जो व्हीकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट व्हीकल माना जाएगा आने वाले समय पर भारत के लिए, जो कि एक हाइपरसोनिक वेपन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारी ज़िरकॉन मिसाइल के बारे में। रशिया का क्या है, कैसे काम करता है, वो आपने जाना है ना। हमने ये जाना हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। अब दोस्तों यहीं पर आपको किंजल मिसाइल के बारे में पता करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला किंजल मिसाइल भी अभी न्यूज़ में है। तो किंजल क्या है, ये भी एक एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर के आसपास है। ये मिसाइल दोस्तों यहाँ पे हमारी साउंड की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। जो किंजल मिसाइल है यहाँ पर इसकी जो स्पीड है ये हमने भी डिस्कस कर लिया, यानी साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़, 10 गुना ज़्यादा तेज़, 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है वो हिट कर सकती है। खतरनाक बात यह है ये जो मिसाइल है दोस्तों इसके अंदर में न्यूक्लियर पेलोड आप यूज़ कर सकते हो न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। और जो वह पेलोड है वो 480 किलोग्राम तक के यहाँ पर आप न्यूक्लियर पेलोड का यूज़ कर पाओगे। बाकी बोला जा रहा है मतलब इतना खतरनाक मिसाइल है कि जो एक अटैक हुआ था ना हिरोशिमा में, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, उससे 33 गुना ज़्यादा खतरनाक यह है किंजल मिसाइल। फिर एक आती है ज़िरकॉन मिसाइल। रशिया के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो सी बेस्ड ज़िरकॉन मिसाइल है इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है और ये भी साउंड की स्पीड से 9 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अगर रशिया के सारे क्लेम किंजल और इस ज़िरकॉन मिसाइल को लेकर सही हैं तो समझ लो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है इसको तबाह कर पाएगा। अमेरिका से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको ये मिसाइल्स नज़र आएंगी, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है और इस स्पीड को ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और यहीं पर रशिया का जो ज़िरकॉन मिसाइल है दोस्तों ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसको अंदर जो इंजन लगाया गया है वो स्क्रैमजेट इंजन लगाया गया है। यानी स्क्रैमजेट इंजन में क्या होगा, जो हवा होती है हवा बाहर की, उसी एयर का इस्तेमाल करके यहाँ पर अपनी स्पीड को तेज़ी से बढ़ाता है। ठीक है, तो चाहे वो किंजल मिसाइल हो चाहे वो ज़िरकॉन मिसाइल हो, दोनों में ही न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने की ताकत हमको नज़र आती है। समझ गए। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, इसको भी आप जीएस पेपर नंबर 3 अपने एनवायरमेंट वाले सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया कि भैया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक वार्निंग दे दी है कि अप्रैल से जून के महीने में कई बार हीट वेव्स हमको नज़र आ सकती हैं। हीट वेव बहुत ज़्यादा तगड़ी गर्मी। लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ पे हम जानेंगे हीट वेव क्या होती है और उसके पीछे के रीजंस क्या देखने को मिल रहे हैं। ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी आर्टिकल में दोस्तों आईएमडी के बारे में बता दिया गया है। आईएमडी अभी हमने डिस्कस कर लिया है ना, पहला आर्टिकल आईएमडी ही डिस्कस किया, तो उसको छोड़ते हैं क्योंकि वही रिपीटेड चीज़ें हैं और डायरेक्टली बात करते हैं हीट वेव्स के बारे में। हीट वेव क्या है? तो दोस्तों अचानक से यहाँ पर टेम्परेचर के अंदर में बढ़ोतरी हो जाए, अचानक से तापमान बढ़ जाए, वो हीट वेव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में दो प्रकार के एरियाज़ हैं। एक होता है प्लेन एरिया जैसे दिल्ली वगैरह का हो गया, एक हो गया यहाँ पे हमारा हिमालयन एरिया, ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर ऐसे रीजन्स का हो गया जहाँ पे पहाड़ आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो मान लो प्लेन एरिया में जो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है वो 40 डिग्री सेल्सियस, मान लो इतनी गर्मी पड़ रही है, और हिली रीजन्स में जो गर्मी पड़ रही है वो सपोज कर लो आप 30 डिग्री सेल्सियस पड़ रही है। अब इतनी गर्मी पड़ते पड़ते सडनली यानी अचानक से 5 से 6% बढ़ जाए, यानी ये 40 से सीधा 45 या 46 डिग्री हो जाए और ये 30 से 35 या 36 डिग्री हो जाए, तो अचानक से दोस्तों ये जो टेम्परेचर बढ़ता है इसी को हम लोग बोलते हैं हीट वेव। और ये हीट वेव कई लोगों के लिए, स्पेशली बुजुर्ग लोगों के लिए जानलेवा हो जाता है। अभी आप देखोगे आने वाले समय पर कई डेटा मिलेंगे हीट वेव को लेकर, इतने लोगों की जान चली गई, इतने लोगों की जान चली गई, हर साल ये होता है। तो अगर यहाँ पर हीट तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर को रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इससे लोगों को बीमारी, हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक पड़ने लगता है, हाइपरथर्मिया तक यहाँ पर लोगों को हो जाता है।
भाई सिचुएशन ख़राब होने वाली है, इसको लेकर जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस करी हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हैं, भविष्यवाणी की हैं। जिसमें पहली चीज़ इन्होंने बोला है अप्रैल से जून के महीने में बीच बीच में कई बार इस तरीके के वर्स्ट केसेस नज़र आ सकते हैं गर्मी के। और अप्रैल आपको पता स्टार्ट हो ही चुका है, आज 4 अप्रैल है, गर्मी पड़ सकती है खतरनाक वाली। बाकी जो हीट वेव चलेंगे 10 से 20 दिन तक दोस्तों, ये हीट वेव्स हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, एक हफ्ते तक 4 से 8 दिन तक यहाँ पर इस तरीके के हीट वेव्स आते हैं। अब की बार 10 से 20 दिन तक हीट वेव्स देखने को मिल सकते हैं, ये अपने आप में एक खतरा हमको नज़र आता है। अभी जो गर्मी पड़ेगी भयंकर वाली, ये कहाँ कहाँ पे पड़ सकती है, तो स्पेशली यहाँ पर आप देख पाओगे बताया जा रहा है गुजरात, सेंट्रल महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ का नदर्न रीजन हो गया, आंध्र प्रदेश, ये वर्स्ट केसेस निकल कर आ सकते हैं अभी इसी महीने अप्रैल के महीने में। और इस महीने अगर आप देखोगे जो परफॉर्मेंस है मॉनसून का, प्री मॉनसून रेनफॉल का, वो भी कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो बारिश की जो समस्या है वो हम लोग अब की बार देख सकते हैं। जो एल नीनो कंडीशन है, इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पाई है, रेन आपको प्रॉपर तरीके से नहीं देखने को मिल रही है ना। तो ये चेंजेस भी होते रहते हैं, आपको पता है, ला नीना और एल नीना के अंदर में। तो एल नीनो कंडीशंस दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले समय पर थोड़ी शांत होती हुई नज़र आई। इससे क्या होगा, जो कंडीशंस हैं और ज़्यादा गर्म होती हुई नज़र आएंगी, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा, स्पेशली भारत वाले रीजन में। इतना ही नहीं दोस्तों, फरवरी और मार्च में अगर आप देखोगे तो फरवरी और मार्च का जो महीना निकला है, यहाँ पर हमने देखा जो सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया में ज़्यादा गर्मी प्रेजेंट थी पहले के कुछ सालों के कंपैरिजन में। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर अभी के समय पर भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है वो राजस्थान, महाराष्ट्र और कुछ और स्पेसिफिक रीजन्स में बहुत बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो अलग अलग एरियाज़ में अभी से ही गर्मी खतरनाक पड़ती हुई नज़र आ रही है। इसको लेकर आईएमडी के कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो मैंने आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात हो रही है 63,000 से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जान चली गई या मिस हो गए या पानी में जाते थे डूब गए पिछले 10 सालों में। अच्छा, ये किसने बताया है? ये आईओएम की रिपोर्ट ने बताया दोस्तों। तो आईओएम की रिपोर्ट आई है रिसेंटली, यह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। आपको पता है ना, कई सारे लोग क्या करते हैं, एक देश छोड़कर, अब पता है कई सारे इश्यूज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं दूसरे देशों में, तो वो माइग्रेंट्स कहलाते हैं। या अपने ही देश में इस एरिया को छोड़कर, कहीं लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो उस एरिया को छोड़कर कहीं और सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। तो जब वो इधर से उधर माइग्रेट कर रहे हैं ना, वही यहाँ पर आपको माइग्रेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जब वो माइग्रेट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कई बार लोगों की जान चली जाती है ना। कई बार मिस हो जाते हैं लोग, पता नहीं चलता उनका कहाँ गए। कई बार बोट से जा रहे होते हैं दूसरे देश में, बोट पलट जाती है, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस रिपोर्ट में पिछले 10 सालों में 63,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है ये माइग्रेशन के दौरान। ये इस रिपोर्ट ने हमारे सामने डेटा रखा है। तो एग्ज़ाम के लिए तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताता हूँ। पहली बात दोस्तों, ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है ये पूरे 10 साल के डेटा को लेकर रिलीज़ की गई है। और ध्यान रखिएगा, जो ये MMP है, दैट इज़ मिशन माइग्रेंट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को 2014 में लॉन्च किया गया था ताकि जितने भी माइग्रेशन के दौरान लोगों की जान जा रही है, ख़त्म हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, उनका एक डेटा रेडी किया जा सके। तो अभी पिछले 10 सालों का डेटा रेडी किया गया। अब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेंट्स है, इस बॉडी को बनाया गया था 1951 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन जहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही हैं। और इसी IOM नाम की बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा में। इसमें 175 से ज़्यादा देश इसका मेंबर हैं, इसके सदस्य हैं, और इंडिया भी दोस्तों इसका हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अब इसी रिपोर्ट में क्या बोला जा रहा है? इस रिपोर्ट में बोला ये जा रहा है हर 3 में से जो एक माइग्रेंट है वो अपने देश में अलग अलग इश्यूज़ की वजह से, लड़ाइयों की वजह से यहाँ पर वो इधर से उधर भागा है, लेकिन हम यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और 2/3 से ज़्यादा ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है ये माइग्रेशन के दौरान, वो भी अनआइडेंटिफाइड हैं। और मृत्यु के पीछे के कई सारे कारण, जैसे मैंने बोला, बोट पलट जाना, बीच में ही लोगों की जान चली जाएगी। कई बार गाड़ी से जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना। कई बार सफोकेशन की वजह से मर जाना, हेल्थ केयर के इश्यूज़ होना। तो कई सारे ऐसे इश्यूज़ यहाँ पर हो जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ये जो माइग्रेंट्स हैं इनकी जान चली जाती है।
इसको लेकर ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट लाने वाली बॉडी IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। और ध्यान रखिएगा IOM नाम की बॉडी क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है। तो ये आर्टिकल आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर एक और पॉइंट रह गया है। पॉइंट ये है कि जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कहोगे क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। कई जगह पर आपको अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा, लोग गाँव से सीधा शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको शहरीकरण बोलते हैं। शादी एक रीज़न हो सकता है। इकॉनमी डिस्पैरिटी, यानी उनको अच्छी कमाई नहीं हो पा रही है तो शहर जा रहे हैं कमाने के लिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज की दिक्कत हो सकती है, भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, कोई और दिक्कत है, तो उस चक्कर में जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको माइग्रेशन देखने को मिल जाता है। और माइग्रेशन में ही दोस्तों, ये तो माइग्रेशन हो गया, एक इंसान अपनी मजबूरी में अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहा है। एक होता है ब्रेन ड्रेन, ठीक है। तो माइग्रेशन और ब्रेन ड्रेन के बीच का फर्क दोस्तों याद रखिएगा। कहोगे ब्रेन ड्रेन क्या है। ब्रेन ड्रेन में क्या होता है, जो स्किल्ड पीपल होते हैं, जिनको अच्छी खासी जानकारी है, बड़े बड़े एरिया से पढ़े हुए हैं, बड़ी बहुत सारी पढ़ाई की हुई है, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, तो वो गरीब देश को छोड़कर सीधा डेवलप्ड कंट्री में पहुंचता है ताकि भाई मुझको ज़्यादा पैसा मैं कमा सकूं, ज़्यादा बढ़िया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब सवाल यह है कि माइग्रेशन से संबंधित, जब माइग्रेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या कोई इनिशिएटिव नहीं चला है दुनिया भर ने, या इंडिया के पास में कोई इनिशिएटिव नहीं है। तो जब बात करते हैं दुनिया की, तो दोस्तों ग्लोबल लेवल पर आप देखोगे तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन नाम का एक इनिशिएटिव है, एक एग्रीमेंट है जिसको यूनाइटेड नेशन के तहत तैयार किया गया है। यहाँ पर आप कह सकते हो जो माइग्रेशन होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन, उसको सभी तरीके से कवर किया गया है। और यहीं पर इंडिया की बात करेंगे तो भारत के पास में भी जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना, ऐसे कुछ और इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां पर हम माइग्रेंट्स को प्रॉपरली तरीके से ट्रेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उनके लाइफ के लिए। समझ गए। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये हमारे द हिंदू में प्रेजेंट है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक वाले डब्बे में इस आर्टिकल को डाल दो। तो दोस्तों यहाँ पर एक टीम है जिन्होंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और जुपिटर नाम का जो हमारा प्लैनेट है, जो ग्रह है, जुपिटर के पास में आपको पता है बहुत सारे चंद्रमा हैं। जैसे पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा है, वैसे जुपिटर के पास में कई सारे चंद्रमा हैं। उसमें से एक चंद्रमा है कैलिस्टो। उस कैलिस्टो नाम के चंद्रमा पर ओजोन पाया गया है। तो ये ओजोन पाना क्या हो सकता है, क्या कह सकते हो कि लाइफ की पॉसिबिलिटी है या क्या चीज़ है, आओ मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इससे क्या होगा, हम जुपिटर के इस चंद्रमा का एटमॉस्फेयर को जान सकेंगे, उसका पूरा एनालिसिस कर सकेंगे। तो पूरा मामला क्या है, जो हमारे भाई साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने डिस्कवर किया है ओजोन 3 के एविडेंसेस, ओजोन 3 के सबूत मिले हैं जुपिटर के कैलिस्टो वाले चंद्रमा से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ओजोन 3 है, ये होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ज़रा ये जान लें। भाई ओजोन 3 है, ये क्या है, क्योंकि ओजोन 3 मिला है तो ये भी तो पता होना चाहिए एग्जैक्टली है क्या। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन 3 बनता है, ठीक है, ये कह सकते हो कि 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, अनस्टेबल कंपाउंड है और आराम से बन सकता है और आराम से यहाँ पर दोस्तों ब्रोक डाउन यानी टूट भी सकता है। और जो ओजोन 3 की लेयर है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में आपको नजर आती है। आपको पता है ना भाई, आपने लेयर्स पढ़ी होंगी अपने एटमॉस्फेयर की, ऐसे कई सारी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, मिजोस्फेयर, है ना। ऐसे यहाँ पर एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर कितनी दूर होती है, हमारे ज़मीन से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फेयर मिल जाएगा। तो उसमें ये लेयर प्रेजेंट होती है O3, ओजोन लेयर। ये एक शील्ड है, बहुत मतलब ऐसी शील्ड है जो दिखाई नहीं दे रही है, और ये शील्ड हमारी रक्षा कर रही है, हमें बचा रही है। अच्छा, हमें बचा रही है किस चीज़ से भाई, आपको पता है जो सूर्य से निकलने वाली गर्मी है, जो डायरेक्ट रेडिएशंस है जिसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बोलते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। एक इंसान को कैंसर भी हो सकता है यूवी रेडिएशन से। तो इसी यूवी रेडिएशन से डायरेक्ट सूर्य की जो गर्मी है उसको नहीं पड़ने देती हमारी पृथ्वी पर। बीच में एक परत है जिसकी वजह से ये सन की रेस फिल्टर होकर निकलती है, और वो जो परत है जिसको हम बोलते हैं ओजोन, ठीक है, ओजोन 3 लेयर। तो ये ओजोन 3 लेयर कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है आपको समझ में आ गया, हमको बचा रही है ये। अब जो ये यूवी रेज है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, अगर आप कह सकते हो ये यूवी रेज अगर ख़त्म होने लगे, यानी ओजोन की जो लेयर है मान लो ये ख़त्म हो जाए, ओजोन की लेयर अगर हम हटा दें तो अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे आएंगी और हम पर लगेंगी, और हम पर लगने के साथ साथ हमारे DNA को बर्बाद कर देंगी।
शरीर के अंदर बदलाव होने लगेंगे, म्यूटेशंस होने लगेगा, स्किन कैंसर होने लगेगा, इंसान को मोतियाबिंद हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने का काम ये हमारे लिए ओजोन करता है। और जो ओजोन 3 है दोस्तों, ये हमारे सरफेस यानी पृथ्वी के सरफेस के पास में पाया जाता है। इसको यहाँ पर एज अ पोल्यूटेंट भी कंसिडर किया जाता है, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर में। ठीक है, क्लियर? कहोगे ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि दोस्तों ओजोन भी दो प्रकार की होती है, पता होना चाहिए। जैसे कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हो ना, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वैसे ही ओजोन है। ओजोन भी एक गुड ओजोन है, बैड ओजोन है। गुड ओजोन ऊपर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, जो हमें सूर्य से बचा रही है, और बैड ओजोन हमारे पृथ्वी के पास में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वो बहुत खतरनाक है, वो एग्जैक्टली पॉल्यूशन है जिसका असर नेगेटिव होगा ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर में। समझ गए? तो अभी यहाँ पर ये ओजोन डिस्कवर की गई है भाई जुपिटर के मून कैलिस्टो पर। तो ज़रा कैलिस्टो के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैलिस्टो नाम का जो ये चंद्रमा है, ये डिस्कवर किया गया था गैलीलो गैलीली के थ्रू। ठीक है, कैलिस्टो जुपिटर का दूसरा चंद्रमा है, दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा, सेकंड लार्जेस्ट मून, और थर्ड लार्जेस्ट मून पूरे सोलर सिस्टम में। देखो इस पॉइंट को यार प्लीज़ चाहो तो लिख लेना। पूरे जुपिटर को अगर हम देखें तो जुपिटर के पास में आज के समय पर 95 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड मून्स हैं। 95 चंद्रमा हैं जुपिटर के पास में, जिसमें से सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमीड, और गैनीमीड से जो छोटा है वो है यहाँ पर कैलिस्टो, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। और कैलिस्टो की हुई अगर आप देखोगे तो हमारे पूरे सौर मंडल में तीसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा चंद्रमा भी है ये, ध्यान रखिएगा। और यही कैलिस्टो दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा हैवी क्रेटर आपको ये देखने को मिलेगा हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, जिसको लेकर ये डिस्कशन चल रहा है। क्वेश्चन बन सकता है भाई हाल ही में कैलिस्टो चर्चा में था, ये क्या है? जुपिटर का सेकेंड लार्जेस्ट मून है कैलिस्टो। एनीवे आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक और टॉपिक एग्जाम के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी। द हिंदू अखबार के अंदर में आर्टिकल आपको नजर आएगा। भाई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 साल पूरे हो चुके हैं, तो द हिंदू वालों ने एक्सप्लेन सेक्शन पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर बताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास, समझाया है कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इवॉल्व हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस। ये हमारे सभी एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई वनडे एग्जामिनेशन भी क्यों ना हो, उसके लिए भी रेलिवेंट है। डायरेक्टली फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आइए आप न्यूज़पेपर की गहराई में चल के इस आर्टिकल के फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, खबर यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने ये अभी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस पूरे 90 साल में जो ये सेलिब्रेशन हुआ, सेरेमनी को अटेंड भी करते हैं। तो अगर हम इतिहास जानें आरबीआई का, तो दोस्तों जो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी है, 1926 का ये कमीशन है। इसी कमीशन ने यहाँ पर रेकमेंड किया था कि इस प्रकार का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास में होना चाहिए, जिसको बाद में इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने भी सपोर्ट किया 1931 में। इन सब चीज़ों को देखते हुए, ये सारे रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया गया था 1935 में। तो 1935 में दोस्तों आरबीआई को तैयार किया गया। और ध्यान रखिएगा आरबीआई बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। और आरबीआई के अंदर आपको पता है एक गवर्नर होते हैं, जैसे आज भी यहाँ पर आपको गवर्नर देखने को मिलेंगे शक्तिकांत दास जी। आपके जो नोट्स होते हैं ना, उस नोट के अंदर में नोट पर आपको गवर्नर का साइन भी देखने को मिलेगा। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग में बना था, तो आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, नाम है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे। फिर आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, देश के स्तर पर लेकर आए 1949 में। अब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो दोस्तों ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये गवर्न किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। एक ऐसा बोर्ड जिसको गवर्नर हेड करते हैं, प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर्स भी इसको हेड करते हैं, और इन सबको अपॉइंट करने का काम हमारी केंद्र सरकार करती है। तो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर दोनों के बारे में ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर 5 साल तक सर्व कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इनकी अपॉइंटिंग को फिक्स करती है। दूसरी बात, ये वापस से रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है, तो इसका मेन कार्य क्या है दोस्तों? अब इसका बहुत सारा काम है भाई। ये बैंकर्स ऑफ द बैंक है, सभी बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैंक है। जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है उसको मॉनिटर करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। आज यहाँ पे जो करेंसी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसको इशू करने का काम करता है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इशूअर ऑफ द करेंसी के नाम से भी आरबीआई को जानते हैं,
है ना। अब दोस्तों आरबीआई के अपने आप में काफ़ी बड़े अचीवमेंट्स पिछले कुछ समय पर हमने देखे हैं। जैसे जैसे सबसे बड़ा अचीवमेंट 2023 का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए, भाई ऐसा लोन जो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, कभी वापस नहीं आता, तो एनपीए दोस्तों अब की बार कम होता हुआ नजर आया है। 3% तक यहाँ पर इसमें एक रिडक्शन नजर आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बैलेंस शीट स्टैंड है दोस्तों, इसका जो साइज़ है वो भी एक्सटैंड हुआ है। उसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो अब की बार विदेशी मुद्रा जो हमने कमाई है, वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों $642 बिलियन के आसपास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स अभी तक आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमको नज़र आते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते। द इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर में मेंशन किया गया है, बात हो रही है वन व्हीकल और वन फास्टैग के बारे में। तो वन व्हीकल वन फास्टैग नाम की जो स्कीम है दोस्तों, इसको लागू कर दी गई है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपने पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, ये फास्टैग है क्या, जरा ये बताओ। भाई आपको पता होगा पहले क्या होता था, जो आपकी कार है, आप कहीं पर लेकर जा रहे हो और बीच में टोल काटना है, टोल टैक्स कटना है, तो भाई ये जो आपको डंडा दिख रहा है गिर जाता था, आप वहाँ पे बैठ कर सामने जो एक इंसान बैठा है ऑफिस के अंदर में, उसको पैसा देते थे, टोल कटता था, देन उसके बाद में वो दरवाज़ा खोलता था, आपकी गाड़ी निकलती थी, इसमें समय लगता था। तो इसी सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए फास्टैग बनाया गया, इस प्रकार का एक कार्ड बनाया गया, है ना। अब ये कार्ड आप देख पाओगे, एक इंसान को दिया जाएगा, उसका अकाउंट से कनेक्टेड होगा, और ये जो कार्ड मतलब उसको ऑब्वियस ही बात है उसको रिचार्ज करना पड़ेगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर वो उसने इस तरीके से अपने गाड़ी के ऊपर लगाया, और गाड़ी के ऊपर लगाने के बाद में यहीं पर जब वो टोल के पास में जाएगा तो ये सेटेलाइट के कनेक्शन के माध्यम से जो यहाँ पर ये कार्ड रीडर है, इसको रीड करेगा। स्कैन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर टोल काट लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये टोल यहाँ पर इनके कार्ड से कट जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, ये अंदर आ जाए, मतलब निकल जाएंगे उस एरिया से। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंसान को इस तरीके से टोल देने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा फास्टैग का सिस्टम ये चला। अब दोस्तों सिस्टम तो नया आया, बढ़िया चला, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम्स होने लगी। प्रॉब्लम ये था कि जो फास्टैग है ना, ये किसी इंसान के ऊपर रजिस्टर नहीं किया गया, किसी गाड़ी को लेकर स्पेसिफिकली रजिस्टर नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने ये देखा पिछले समय पर क्या दिक्कत सबसे नज़र पता है क्या आई। सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी, कई सारे लोग सिंगल फास्टैग इस्तेमाल कर रहे थे मल्टीपल व्हीकल्स के लिए। भाई एक ही फास्टैग का इस्तेमाल करके आप अलग अलग गाड़ियों को ले जा रहे थे, अलग अलग गाड़ियों को आप मतलब टोल कटा रहे थे या जो भी कर रहे थे एक ही कार्ड से। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ये पूरा मसला ख़त्म किया गया। इन्होंने यहाँ पर ये बोला, ये सिंगल फास्टैग मल्टीपल व्हीकल नहीं चलेगा, वन व्हीकल वन फास्टैग चलेगा। एक गाड़ी के लिए एक फास्टैग दिया जाएगा दोस्तों, और उस फास्टैग को केवाईसी वगैरह करके उस व्यक्ति के साथ में रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो केवल एक व्हीकल के लिए रहेगा वो। उस फास्टैग को आप दूसरे व्हीकल्स के साथ में नहीं यूज़ कर पाओगे, जिसको लेकर स्कैम हो रहा था। कई सारे लोगों के साथ में ऐसा हो रहा था, भाई यहाँ पर आप तो घर पे बैठे हो, आपके कार्ड से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर इतना पैसा कट गया, वो पैसा कट गया। तो जो स्कैम्स हो रहे थे दोस्तों, उस स्कैम को रोकने के लिए वन व्हीकल वन फास्टैग का कॉन्सेप्ट अभी इंप्लीमेंट किया गया है। एक गाड़ी होगी तो उसके लिए फास्टैग को रजिस्टर करके दिया जाएगा कि भैया ये गाड़ी के लिए स्पेसिफिकली इसी गाड़ी के लिए फास्टैग है, आप इसका दूसरा यूज़ नहीं कर पाओगे। इससे क्या होगा, जो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, इसका काम करने का तरीका इम्प्रूव हो पाएगा। जो मूवमेंट्स हैं वो सीमलेसली यहाँ पर अच्छी तरीके से हो पाएंगे। अब ये फास्टैग क्या है, जैसे मैंने बोला, फास्टैग यहाँ पर एक प्रॉपर डिवाइस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, RFID, जिसके माध्यम से सारे के सारे टोल पर जो पेमेंट्स है वो हो पाएंगे। डायरेक्टली गाड़ी चलती रहेगी, रुकने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्कैन हुआ, ये स्कैन करके सीधा यहाँ पर अमाउंट कट कर लेगा और सीधा यहाँ पर ये गाड़ी चलते चलते निकल जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो पूरा फास्टैग का कॉन्सेप्ट है, ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के पास में आपको ये पूरा इसका केस देखने को मिल जाता है। अब चलिए आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये भी हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में मेंशन्ड है। यह आज से कुछ दिनों पहले भी पब्लिश हुआ था, मैंने यहाँ पर तारीख लिख दी है ना। पिछले महीने भी पब्लिश हुआ था, और पिछले महीने के साथ साथ दोस्तों ये वापस से चर्चा में आ चुका है। बात हो रही है लीप सेकेंड के बारे में। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लीप सेकेंड में हमारा पॉजिटिव लीप सेकेंड और नेगेटिव लीप सेकेंड, दो प्रकार की चीज़ें आती हैं, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखना, इसमें और कुछ गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं, उन रिसर्चर्स ने हमको ये दिखाया है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, गर्मी बढ़ने की वजह से दोस्तों बर्फ़ पिघलती चली जा रही है,
तो ये जो आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट होने से दोस्तों कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे अर्थ का जो रोटेशन है उसके बेसिस पर आप कुछ चीज़ें देख पाओगे। होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो घूम रही है गोल गोल। जब अर्थ स्पिन होती है, गोल गोल घूमती है, तो कई बार अर्थ की घूमने की जो स्पीड है वो ज़्यादा या कम हो जाती है। थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, और थोड़ी सी कम हो जाती है कभी कभी। तो ये अर्थ की स्पीड ज़्यादा या कम होने के बेसिस पर दोस्तों यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐड किए जाते हैं, नेगेटिव लीप सेकेंड और पॉजिटिव लीप सेकेंड। अब ये क्या है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ नेगेटिव लीप सेकेंड चर्चा में है, तो ये क्या होता है, ये वो सेकेंड रहेगा, ये वो सेकंड होता है दोस्तों जब घड़ी में से ये सेकंड कम हो जाता है। आप अपने घड़ी में से इस सेकंड को कम कर दोगे ताकि यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी का रोटेशन हो रहा है समय, उसके हिसाब से आप उसको मेंटेन कर पाओ। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब है जब पृथ्वी तेजी से घूम रही हो, मतलब पृथ्वी थोड़ा अब ज़्यादा तेजी से घूम रही है, ठीक है, तो पृथ्वी जो स्पिन हो रही है वो थोड़ा क्विकली हो रही है, और क्विकली होने के साथ साथ जो हमारा पूरा दिन होता है, जो दिन का मतलब पूरा दिन की लंबाई जो होती है वो कम हो रहा होता है, दिन छोटे हो जाते हैं। पृथ्वी तेज घूम रही है, दिन छोटे हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव लीप सेकंड। और इसका ही अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव तब होता है जब हमारी जो अर्थ है दोस्तों वो थोड़ा सा धीमे धीमे घूमेगी, यानी जो दिन है वो हमारे थोड़े लंबे हो जाएंगे। पृथ्वी अब धीमे घूमेगी तो दिन ऑब्वियस ही बात है लंबे होंगे नहीं होंगे, है ना, एक पूरा चक्कर मारती है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो दिन लंबा हो जाएगा। इस वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव लीप सेकंड यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये नेगेटिव लीप सेकंड और पॉजिटिव लीप सेकंड क्या है और कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, क्वेश्चन बन सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बने भी हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे को लेकर जैसे आपको पता होगा 2022 में पूछा गया था, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का ये हमारा पर्टिकुलर डिस्कशन था, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। आज के अखबार में जो एडिटोरियल है वो भी हमारे लिए इतने काम के नहीं है, आप चेक कर सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो, कुछ काम के नहीं है। जैसे कुछ आर्टिकल्स प्रेजेंट है वो रिपीटेड आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जैसे पतंजलि का जो गलत एडवर्टीजमेंट वाला केस था ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है ना। साइंस एंड टेक में फंडिंग का इशू वो ऑलरेडी मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं बचा हुआ जो आपको यहाँ पे कवर करना चाहिए, तो उसकी जगह हम अलग अलग सोर्सेज भी इंक्लूड कर लेते हैं ताकि वीडियो का इंपॉर्टेंस बना रहे, आपको बहुत सारी जानकारी मिले, स्पेशली वो चीज़ पता चले जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल अखबार में क्या हो रहा है दोस्तों, इलेक्शंस जितने करीब आते चले जाएंगे उतना पॉलिटिक्स का कवरेज होता चला जाएगा। इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये बयान दिया, इसने ये बोला, इस नेता ने ये बोला, उसके रिस्पॉन्स में ये बोला, ओपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, बस यही इन्हीं सब चीज़ों से अखबार पूरा भरा हुआ है, यही सब कुछ मिलेगा। तो इससे अच्छा ये है अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखते हुए काम करो, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ना यूपीएससी कुछ पूछा है अभी तक और ना पूछेगा, ठीक है। तो इन पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। नाउ ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, राइट टू प्राइवेसी सुरक्षित है एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमारे संविधान, भारतीय संविधान को देखते हुए नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर उसको एक संकेत देता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटीड इन द पार्ट नंबर 3, ठीक है। यहीं पर राइट टू लाइफ की भी बात होती है, सिंपल सी बात है ना। चलिए नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।